कि 2014 की जो विक्ट्री थी मोदी जी की, वो फ्लॉलेस विक्ट्री थी, होप की विक्ट्री थी। 2019 विश्वास की विक्ट्री थी। 2024 ऑल्टरनेटिव नहीं होने की विक्ट्री है। और उसकी वजह यह है कि इन चुनाव में भी जो लोगों ने देखा समझा है, बात जिसकी हो रही है कि रूरल डिस्ट्रेस इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। In my opinion, the scenario is very clear in my mind. It's BJP along with the allies. It is close to 300. It can't. I don't see BJP with allies anywhere close to 370 or 400 is a remote possibility. But BJP 240 से 260 के बीच में कहीं और बीजेपी के सहयोगी 35 और 45 के बीच में। नमस्कार मित्रों, पूरा देश इस वक्त एक ही मंथन से गुजर रहा है और वो मंथन है कि 4 जून को क्या होगा। क्या 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विजय होगी, वो एक बार फिर से सत्ता में आएगी या चुनाव हार जाएगी? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए। छठे चरण का चुनाव आते आते विश्लेषकों की एक बड़ी फौज अलग अलग तरीके से चुनाव विश्लेषण कर रही है और चुनाव विश्लेषकों में आमतौर पर थोड़े थोड़े अंतर तो हैं उनके विश्लेषणों में, उनके प्रेडिक्शंस में, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो नज़रिया पेश कर रहे हैं वो उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस वक्त फ्रंट रनर है, सरकार बनाने के करीब है। अब तक ये माना जा रहा था कि योगेंद्र यादव जो विश्लेषण कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जो बता रहे हैं, उसका सार ये है कि विपक्ष भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन कल जब योगेंद्र यादव ने एक आकलन पेश किया है और उसमें बड़ा ही सटीक तरीके से उन्होंने लॉजिक दिए हैं, विस्तार से बताया है। मैं आपको वो वीडियो आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उन्होंने विस्तार से ये बताया है कि किस तरह से उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान होने जा रहा है, दक्षिण भारत में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो एक तस्वीर उन्होंने पेश की है वो तस्वीर भी यही बता रही है कि एनडीए सत्ता के करीब दिखाई दे रही है। और अगर उनका एक सबसे निचला जो उन्होंने मार्क दिया है, जो सबसे नीचे का जो नंबर दिया है, उस नंबर को भी अगर मान लें तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यानी अब ये साफ हो गया है धीरे धीरे, एग्जिट पोल के आने से पहले विश्लेषकों में भी एक तरह से एक आम सहमति दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एक बड़ा देश के सामने दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 400 पार सीटें मिलने जा रही है और वो 400 पार का एक नारे के साथ इस चुनाव में वो आगे बढ़े थे। और विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि 400 पार का उनका नारा ज़मीन पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इसी मायने में सिर्फ वो मोदी की हार को हार बता रहे हैं। 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। यानी विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद, विपक्षी एकता के बावजूद विपक्षी दल मोदी को चेज करने में विफल साबित हुए हैं चुनावी आकलन के मुताबिक। अब देखना यह है कि 4 तारीख को नतीजे किस तरह से आते हैं। 1 जून को जब चुनाव का आखिरी दौर होगा, उस शाम में जब एग्जिट पोल होते हैं, तब एग्जिट पोल क्या आता है, चूँकि अभी तक के जो अनुमान है वो एग्जिट पोल के आधार पर नहीं है, इतने ज़मीनी विश्लेषण के साथ नहीं है, ये सारे अनुमान के आधार पर हैं। एक जो ऊपर से ओवरव्यू मिल रहा है, जो जनता का मिजाज दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो समीकरण कह रहे हैं, जो लोगों की बातचीत से जो झलक रहा है, उसके आधार पर इन समीक्षकों ने इस चुनाव का विश्लेषण किया है। तो 1 जून को जब चुनाव आखिरी दौर में होगा और शाम में 5 बजे के बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी, तब एग्जिट पोल का
एक नतीजा हमारे सामने होगा, उससे थोड़ी और बेहतर तस्वीर निकल सकती है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े अनुमान इन विश्लेषकों ने पेश किए हैं, अलग अलग योगेंद्र यादव ने जो पेश किए हैं, जो संजय कुमार ने CSTS वाले ने पेश किए हैं, या प्रशांत किशोर ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो सब करीब करीब यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जबकि प्रशांत किशोर ने जब ये कहा था तो काफ़ी विवाद हुआ था कि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA 2019 के नतीजे को दोहराने जा रही है। शायद 305 के आंकड़े को प्रशांत किशोर मान रहे थे कि उस आंकड़े के पार जा सकती है, इसलिए उनकी आलोचना हो रही थी। अब देखना यह है कि 1 जून को जब एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो इन विश्लेषकों की इस टिप्पणी के कितना सही ठहराते हैं या कितना गलत ठहराते हैं, या 4 जून को जब नतीजे आते हैं तब वो क्या कहते हैं और देश के सामने क्या तस्वीर उभरती है। लेकिन मैं फिलहाल आपके सामने योगेंद्र यादव का वो विश्लेषण पेश कर रहा हूँ जो उन्होंने बहुत ही विस्तार से, जिसको कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कामयाबी मिल सकती है, थोड़ी नाकामी मिल सकती है, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, इसका भी उन्होंने एक आकलन पेश किया है। महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया है। उनको वो नतीजे नहीं मिल सकता है जो 2019 में उनको मिला था, जो 2014 में उनको मिला था। तो इसके आधार पर योगेंद्र यादव का विश्लेषण क्या कहता है, ये उनकी पूरा आकलन आपके सामने पेश है। कोई 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है। तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए, उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी, 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है। एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं। बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेंगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेंगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती हैं। विधानसभा में हारेंगे लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका
खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास हैं, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही, तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ वो अकेले कर्नाटका में बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन, ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया और पूरे ईस्ट इंडिया को मिला दें तो बीजेपी का नफा और नुकसान कट के 0 पे पहुंच जाता है। एलाइज को 15 सीट का फायदा है, उसे एक बार साइड में रख लीजिए, लेकिन बीजेपी की गिनती टैली गिनते वक्त आप ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को अब एक तरह से भूल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ ये जो बाकी इलाका बचा है जहां पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, यहां पे बीजेपी की कितनी सीट कम होती है वही उसकी नेशनल टैली में कम होगी। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछली बार एलाइज के साथ एनडीए को 42 सीट थी, इस बार कम से कम 20 सीट का नुकसान है। 5 सीट का नुकसान बीजेपी को, 15 का एलाइज को। राजस्थान में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। चलिए इसके अंदर गुजरात भी जोड़ देते हैं, दोनों में मिला के 10 सीट का नुकसान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम नुकसान है, लेकिन अगर उसके साथ आप झारखंड भी जोड़ दें तो तीनों में मिला के 10 सीट का और बीजेपी को नुकसान। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक आंधी सी है, हरियाणा और दिल्ली में 10 सीट का नुकसान। और उधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मिला के 5 सीट का और नुकसान। बच गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां मेरे अनुमान से बीजेपी को कम से कम 10 सीट का नुकसान है। बिहार में बीजेपी और उसके एलाइज को पिछली बार 40 में से 39 सीट थी, कम से कम 15 सीट का नुकसान है। 5 सीट का बीजेपी को, 10 सीट का नुकसान उसके एलाइज को। अब इस सारे को जोड़ के देखते हैं। कुल मिला के बीजेपी को 55 सीट का नुकसान, मतलब पिछली बार 303 से 248, और बीजेपी के सहयोगियों को यहां 25 सीट का नुकसान, लेकिन पहले 15 सीट का फायदा था, तो नेट 10 सीट का नुकसान। इस आधार पे मैं कहता हूं बीजेपी 240 से 260 के बीच में कहीं, और बीजेपी के सहयोगी 35 और 45 के बीच में कहीं। मतलब ये कि ये चुनाव पलट चुका है, और अगर आने वाले 2 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा और दिल्ली में यह आंधी अगर और पकड़ ले तो ये भी हो सकता है कि एनडीए ही 272 के नीचे रुक जाए। ये वो सच है जो मीडिया, पोलस्टर, एक्सपर्ट आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते। ये वो सच है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।